Hello everyone, this is NCERT Class 6th History Chapter number 4 What Books and Burials Tell Us। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें बुक्स और जो मतलब किताबें होती हैं और burials मीन्स होता है कब्र, हमें वो क्या बताती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। मैरी इन द लाइब्रेरी एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे आर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर जो पुस्तकालय, लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय में, यहाँ पर एक गर्ल है मैरी। जैसे ही घंटी बजी तो जो टीचर्स हैं उन्होंने बच्चों को अपने साथ आने को कहा और आज वे पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे, पुस्तकालय जा रहे थे जहाँ पर बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन होता है। मैरी ने देखा कि जो लाइब्रेरी है उसकी कक्षा में काफ़ी बड़ा था। जो पुस्तकालय था, जो लाइब्रेरी थी, वो बहुत ही बड़ा रूम था और वहाँ किताबों से भरे कई सारे रैक थे। उस रैक में बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी और मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, वहाँ की टीचर ने बोला, जब मैरी ट्राई कर रही थी एक अलमारी को खोलने के लिए, तो उस अलमारी में अलग अलग धर्मों की, मतलब अलग अलग कास्ट की पुस्तकें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें रखी हुई थी, बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबें रखी हुई थी। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? वेद हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो वेद होते हैं वो क्या होते हैं? व्हाट आर द वेद्स? वेद्स क्या होते हैं? चलो हम पता करते हैं वेद कौन कौन से हैं और क्या होते हैं वेद। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। शायद आपने, यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। देयर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेद and it is composed about 3500 years ago. The Rigved includes more than 1000 hymns called Sukt as or well said. तो शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और जिन्हें हम सूक्त कहा करते हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की सूक्ति में रचे गए हैं और इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से गॉड हैं यहाँ पर? अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा, अ वॉरियर ऑफ गॉड, एंड सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। और इनमें से 3 महत्वपूर्ण जो देव हैं वो हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास तरीके का ड्रिंक बनता है, पेय बनता है, पीने वाला पदार्थ बनाया जाता है। These hymns were composed by sages, जिन्हें ऋषि कहते हैं। Priests taught students to recite the memories, each syllabus, word and sentence bit by bit with great care. जो वैदिक प्रार्थना है, प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है और आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वसर पाठ द्वारा कंठस्थ, मतलब बोल कर कंठस्थ कराते थे। मतलब पीछे पहले वो बोलते थे और पीछे से सभी जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो बोला करते थे और उनको याद हो जाता था। अधिकांश सूक्तों की जो रचयिता हैं, जो सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत एवं वैदिक संस्कृत कहलाती है और तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उसमें यह भाषा उससे थोड़ी ये भिन्न है, जो प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, German, Greek, Italian and Spanish belong to the family. They are called a family because they originally had word in common. Take the word matra, संस्कृत माँ, मातृ संस्कृत माँ, हिंदी एंड मदर इंग्लिश। संस्कृत भाषा जो है वो
भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमी है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषा जैसे फारसी तरह यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी और स्पेनिश आदि इन इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं और उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा गया है क्योंकि आरंभ में उन्होंने कोई शब्द एक मतलब उनमें कई शब्द एक जैसे थे, तो इसलिए उन्हें भाषा परिवार माना गया है। उदाहरण के लिए जो मातृ जो है संस्कृत और माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देख लेते हैं। जैसे तो हिंदी संस्कृत में हम मातृ बोलते हैं, हिंदी में हम माँ बोलते हैं और इंग्लिश में हम मदर बोलते हैं। क्या आपको इनमें कोई समानता नज़र आती है? सभी का मतलब एक है, लिखने का तरीका अलग है, उच्चारण अलग है। उपमहाद्वीपों में जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर जो पूर्व उत्तर के प्रदेश हैं उनमें तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो यहाँ पर हमने भाषाओं के बारे में पढ़ा। द बुक्स वर यूज एज रिटन एज and printed. The Rigved was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. तो उपमहाद्वीप में दूसरे जो भाषा परिवार थे उनमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं, तो लिखी होती हैं और छपी भी होती हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण उसका किया जाता है, सुना जाता है और पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इससे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। उसके बाद जो हिस्टोरियंस थे इतिहासकार थे, उन ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया? हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद? हिस्टोरियंस लाइक archaeologists find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the Rigved. इतिहासकार पुरातत्व जो थे मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे की तरह से ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं उनसे उनके वार्तालाप के रूप में हैं, मतलब विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक दूसरे की सूक्त का अंश है। तो यहाँ पर ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का ये पन्ना है, यहाँ पर दिया हुआ है ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का पेज है और ये जो है भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले जो है 150 वर्ष पहले सबसे पहली बार छपने के लिए इसका उपयोग किया गया था और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यहाँ पर विश्वामित्र एंड द रिवर्स, यहाँ पर विश्वामित्र और नदियाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जल्दी से मैं इसकी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। विश्वामित्र, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनी काउज दैट लिक देयर काल्व्स। हे नदी, अपने बछड़ों को मतलब अपने बछड़ों के साथ और बछड़ों को मतलब लेकर आती हुई है दमकती गायों की तरह। दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आ जाओ। और क्या कह रहे हैं, इंद्र द्वारा दी गई शक्तियों से स्फूर्त होकर तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियाँ क्या कह रही हैं फिर? द रिवर वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड्स हैव मेड अस फॉर अस। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग
वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेजेस। नदियाँ कह रही हैं जल से परिपूर्ण हम देवताओं ने जो बनाए रास्ते हैं उस पर मैं चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता, और हे ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, मतलब हम वहाँ से निकल गई हैं तो हम रुक नहीं सकती हैं। विश्वामित्र कहते हैं मतलब रिवर्स को कह रहे हैं, हे बहनों मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पर पार जा सकें। तो नदियाँ क्या कह रही है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताने की प्रार्थना कर रहा है कि उस क्षेत्र में रची हुई जो रची गई होगी जहाँ से नदियाँ बहती हैं, वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। इसके बाद आर अदर रिवर्स स्पेशली द इंदस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती are also named in the hymns. The Ganga and the Yamuna are named only once. ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी जो नदियां हैं वो खासकर सरस्वती और सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अगला हम यहाँ पर पढ़ेंगे कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स के बारे में, मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रथाएं हैं। जैसे घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ उन्हें चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सका हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leader, some of the given to the priests, and the rest of the distributed among the people. Some wealth was used for the performance of yajans or sacrifice in which offerings were made into the fire. युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तो कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. अधिकांश जो पुरुष थे इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के समय में सलाह मशवरा होता था वो करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, यहाँ पर ऐसे शब्द जो लोगों की विशेषता बताने वाले थे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग्वेद। लोगों का वर्गीकरण जो था वो काम, भाषा और परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों को विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को यहाँ पर हमने दिखाया गया है। ऐसे दो समूह, देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, द प्रीस्ट्स, समटाइम्स दे कॉल्ड ब्राह्मण्स, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, एंड द राजाज। तो ऐसे दो समुदाय जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था, वो पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा।
ये राजा जो थे वे वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में आप बाद में पढ़ोगे। ये तो वो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे। ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। एंड जनरली सन, हाँ, यस, two words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word jana, which we still use in Hindi and other languages. जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द मिलता है। इस विषय पर हम चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरुजन या विश, भारत जन या विश, यदुजन या विश जैसे कई शब्दों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इनमें से जो है, इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्याज एंड called their दासाज एंड ध्यानुज। तो जिन लोगों ने इसकी रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। दास्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में समय के साथ दास स्त्रीलिंग का बना दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें बस सब करना पड़ता था। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. जिन युग में जो सब कॉन्टिनेंट्स थे, उप महाद्वीप थे, उनके उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी और उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वहाँ पर क्या हो रहा था? वहाँ पर यहाँ पर बताया गया है साइलेंट सेंटिनियल्स, मतलब खामोश प्रहरी। द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, मतलब महापाषाणों की यहाँ पर कहानी दी गई है, जो अगले पृष्ठ में चित्रों पर दिखाया गया है। ये जो शिलाखंड है, जो स्टोन है, महापाषाण, महा मीन्स बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर, नाम से जाना जाते थे। ये पत्थर जो थे दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लाए गए थे और महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्षिण भारत, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। And some important megalith sites are shown in map 2, while some other megaliths can be seen on the surface. Other megalith burials are often underground. तो ये इस तरीके से कब्रें बनाई जाती थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल्य जो है वो यहाँ पर मैप 2 में दिखाया गया है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख रहे हैं और कुछ महापाषाण जमीन के नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that there are burials beneath. कई बार जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। तो ये उनका एकमात्र प्रमाण था कि जमीन के नीचे कब्र है, मतलब कब्रों को दर्शाता था। जो महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरीके के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई है उन्हें मतलब अकॉर्डिंग टू लिस्ट बनाना है। गड्ढे खोदना, मतलब सबसे पहले गड्ढे खोदते थे, शिलाखंडों को ढोकर लाते थे और बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो इस तरीके से काम होता था। ऊपर इस तरफ टॉप में दिस टाइप ऑफ मेगालिथ्स इज नोन एज द सिस्ट। तो इस तरीके के जो महापाषाण थे उनको ताबूत, जो कि शवाधान मतलब सिस्ट कहा जाता था, जिसमें शव को रखा जाता था। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट हॉल, बड़ा सुराग है जो शायद पत्थर से बना हुआ कमरे में जाने का रास्ता है। तो ये इस तरीके से बनाया जाता था।
नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑल दीज ब्यूरल्स have some common features. Generally, the dead were buried with destin- distinctive pots, which are called black and red verse, and also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। तो इन सब कब्रों में कुछ समानता है। समानता क्या है? सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन जो थे, मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। और इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यस, आयरन इक्विपमेंट्स फाउंड फ्रॉम द मेगालिथ्स ब्यूरल्स, मतलब यहाँ पर महापाषाण कब्र में मिले हैं लोहे के सामान। लेफ्ट टॉप जो बाईं ओर है घोड़े के लिए सामान है। जो लेफ्ट बिलो है एक्सेस, जो नीचे बाईं ओर है वो कुल्हाड़ियाँ हैं। और सबसे नीचे जो है वो है एक कटार। तो ये सब इक्विपमेंट्स मिले। एंड फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, लोगों की जो सामाजिक असमानताएं के बारे में पता करना कैसे, कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने सोचा, यह मानते थे कि वो कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की मतलब रही होंगी, मरे हुए व्यक्ति की होंगी। और कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। और जैसे कि मैप नंबर 2 में 13 पेज पर हमने देखा है कि जो ब्रह्मगिरी की, वहाँ पर ब्रह्मगिरी हमें फाइंड करना है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ एक छोटी सी मतलब छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। और कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे। सम वर रिच, अदर पुअर, सम चीफ्स, अदर फॉलोअर्स। वर सम ब्यूरल स्पॉट्स मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज, तो क्या कुछ कब्रें जो ऐसी थी जो खास परिवारों के लिए थी? यस, कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वह यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में जो है वो मरने वाले लोगों को पॉट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे जो स्थान थे वहाँ पर गोलाकार लगाया कर पत्थर या चट्टान चिन्हों का मतलब वहाँ पर काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाकर दोबारा आ जाते थे। मतलब उनको दफनाकर दोबारा बाहर आ जाते थे। स्पेशल ब्यूरल एट इमाम गांव, यहाँ पर दिया है कि इमाम गांव पेज नंबर 13 पर मैप 2 में हम देखेंगे तो वहाँ पर इमाम गांव हमें मिलेगा। यह भीमा की जो है सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है, मतलब सॉरी घोड़ GHOD घोड़ रिवर, नदी गौड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 मतलब 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे से सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, गड्ढे में एकदम सीधा लिटाकर। और जो उनके सिर जो है वो उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। उसके बाद वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन द लार्ज 4 legged clay jar in the courtyard of the 5-roomed house, one of the largest house at the site. एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था, जो कि बस्ती के बीच में बसा हुआ था। This house only has a granary. The body was placed in a cross-legged position. यह जो घर था
इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर वहाँ पर मुड़े हुए होते थे। वॉट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, क्या बताते थे हमें कंकाल, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कंकाल जो थे वो हमें क्या बताते थे। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फॉर इट्स स्मॉल साइज, हाउएवर there are no major differences in the bones of a girl and a boy. Can you make out whether a skeleton was that of man or a woman? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता था, लेकिन एक बच्ची के कंकाल के बीच कोई भी फर्क नहीं था, मतलब बॉय और गर्ल के कंकाल के बीच में कोई भी फर्क नहीं नजर आता था। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किस पुरुष का था या स्त्री का था? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इनका अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए कि यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं थी। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का जो लिंग था पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हृदय स्त्रियों की जांच थी, मतलब उनकी जांच करना था। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, इसलिए उनका किट प्रदेश तथा कूल्हा जो था वो बैक साइड जो थी वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर ये आधारित है। अबाउट 200 years ago there was a famous physician named Chakra who wrote a book on medicine known as the Chakra is a much larger number than the 200 bones that are recognized in the modern anatomy. तो आज से 2000 साल पहले चरक नाम के चरक, यहाँ पे ये चरक है, चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी और वो कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हृदय स्त्री होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 जो हृदय स्त्री है कि काफ़ी इससे ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हृदय स्त्री के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। और आपके अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने कितनी विस्तृत जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं? आप बॉडी के बारे में कि कितने उसमें ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं वो सब अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशंस एट इमाम गांव। ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है काम धंधे, वो लोग क्या काम करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame, bones of a number of animals, many bearing cut marks that shows they may have been used for food, have also been found. These include cattle, buffaloes, goat, sheep, dog, horses, as pig, sambar, spotted deer, blackbuck, antelope, hare and mangoes. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish, there is evidence that fruits such as gur, amla, jamun, dates are a variety of berries were collected. तो इमाम गांव में जो थे आर्कियोलॉजिस्ट, उनको गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और कई हड्डियों पर काटने के निशान से भी ज़्यादा मतलब हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा हो जाता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर और चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग और नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे जो साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी एकत्र भी की जाती थी। So here is the end of chapter 4. Next chapter we will discuss in my next video. So keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.